हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आईसीटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, नेटवर्किंग, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। तो आज की क्लास में पहले बेसिक डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। नेटवर्किंग है क्या? अगर हम लॉजिकली इसकी डेफिनेशन देखें तो ये आपके सामने लिखी हुई है। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉलो सिमिलर यूसेज प्रोटोकॉल फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड हैविंग कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्किंग नोड्स इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो अगर मैं इसको नॉर्मल वर्ड में बोलूं, इट इज अ सेट ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जब हम जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। अब इसका कंसेप्ट आया कहाँ से और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, मान लो मेरे पास एक ये सिस्टम है, ये स्टैंड अलोन है, मतलब ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, और एक यहाँ पर सिस्टम्स है जो आपस में क्या है? कनेक्टेड है। एक यूजर आया, ये यूजर था, इसने अपना थोड़ा सा काम इस सिस्टम पे किया, ऑल ऑफ सडन ये सिस्टम फेल हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको इमीडिएट ठीक कराना पड़ेगा, तभी हम अपने काम को आगे देख सकते हैं। बट अगर यही यूजर किसी इन वाले सिस्टम पे काम करता और ये फेल हो जाता, तो क्या होता? इसका डेटा हम दूसरे कंप्यूटर्स में देख सकते हैं, मतलब हमें इमीडिएट इसको ठीक कराना नहीं पड़ेगा, हम इसके डेटा को दूसरे सिस्टम के थ्रू भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हमें सबसे बड़ी जरूरत लगी नेटवर्किंग की, कि हमें मतलब इमीडिएटली चीजों को शेयर करना आ गया। हम अपने डेटा के लिए एक ही सिस्टम पे डिपेंड नहीं है, ये टाइम को सेव कर रहा है, कॉस्ट को सेव कर रहा है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था नेटवर्किंग का, जिसके कारण ये धीरे धीरे आगे फ्लो में आया। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क बनना स्टार्ट कैसे हुआ और ये कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। तो बात करें स्टार्टिंग की, तो सबसे पहले ना एक कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जैसे हम लोग एमसीए में या कोई भी हम कोर्स करते हैं तो वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है। तो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको बोला गया था कि आप एक प्रोजेक्ट बनाओ। तो उन लोगों ने एक अलग से आइडिया शेयर किया। उन्होंने सोचा कि हम क्या एक काम करते हैं, अगर हम 10 बच्चों का एक ग्रुप है, क्यों ना हम कुछ ऐसा डिजाइन करें कि हम अपने व्यूज को, अपने नोट्स को या अपनी किसी भी चीज को आपस में किसी एक लॉगिन के थ्रू शेयर कर सके। पर ये सिर्फ एक राइट अप देके हट गए, मतलब इन्होंने सिर्फ एक राइट अप देके हम ऐसा कर सकते हैं, पर ये पॉसिबल कैसे होगा ये चीज नहीं बता पाए थे। पर इनका जो प्रोजेक्ट था वो कॉलेज वालों ने बहुत पसंद किया। तो आगे जब इसे फॉरवर्ड किया गया तो वहां पे उन्हें एक अलग कंसेप्ट मिला कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो इवोल्यूशन शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1961 में। तो आपको पहले इसका सन पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1961 में। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आपके पेपर में आ सकती है। ठीक है, उसके बाद 1969 पे क्या हुआ? इट बिकेम फंक्शनल बाय कनेक्टिंग यूसीएलए एंड एसआरएल। इस पे धीरे धीरे काम किया गया, तो इसको कम लेवल पे इसको फंक्शनल बनाया गया। 1971 में क्या हुआ? रॉय टॉमलिंसन डेवलप नेटवर्किंग मैसेज और ईमेल सिंबल @ कम टू मीन एट। 1971 में ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने @ की हेल्प से मैसेजिंग का सिस्टम बनाया। 1974 में क्या हुआ? द टर्म इंटरनेट वाज कोइंड, ये सबसे पहले इस टाइम में इंटरनेट आया। फर्स्ट कमर्शियल यूज ऑफ आर्पानेट वाज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ टेलनेट। सबसे पहले ये टेलनेट के नेम से कमर्शियल यूज पे स्टार्ट होना शुरू हो गया मतलब ये। TCP/IP इंट्रोड्यूस एज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑन आर्पानेट 1982 में। फिर डोमेन नेम सर्वर आया आपका 1983 में, और 1986 में आया NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विद इट्स NSF नेट प्रोग्राम। इसमें क्या होगा? जो आर्मी के लोग होते हैं ना, वो उन्होंने अपने साइंस फेडरेशन सिस्टम के लिए एक NSF नेट को लॉन्च किया, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो बुक से रिलेटेड कुछ भी चीजें, कंटेंट आपस में शेयर कर सकें। 1990 में टिम बर्नर ली थे, डेवलप्ड HTML एंड URL। इन्होंने HTML डेवलप किया, URL डेवलप किया, thus giving birth to वर्ल्ड वाइड वेब। इन्होंने WWW को आगे इन्वेंट किया, क्योंकि देखो अभी तो ये छोटे स्केल पे चला है, हम चाहते नहीं हर कोई इसको यूज करे, तो इन्होंने इस पर और आगे काम किया और इसको कहाँ तक लाए? व्यापक स्तर पर लेके आए। और 1997 में जो अब हम जिस टाइप का इंटरनेट यूज करते हैं, तो इसकी फर्स्ट जो इवॉल्विंग थी वो 1997 में उस तरह से ये बनना स्टार्ट हो गया था। तो आपके पेपर में 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आर्पानेट की फुल फॉर्म पूछेगा, कौन से सन में पूछा था? 1961 में। ठीक है, उसके बाद फिर NSF नेट से क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, किस सन में हुआ था? 1986 में हुआ था। ये वर्ल्ड वाइड वेब की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं,
ठीक है, तो इस पूरे डायग्राम को आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने टाइप का होता है? देखो, नेटवर्क हमारा बेसिकली 4 टाइप का है, पैन, लैन, मैन और वैन। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और इसकी जो रेंज होती है 0 to 10 मीटर, स्प्रेड विद इन अ रूम। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फोन है, एक दूसरा फोन है, मैंने उन दोनों को बाय यूजिंग ब्लूटूथ कनेक्ट किया, ठीक है, तो ये क्या है? आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। या फिर आप देख सकते हो वायरलेस कीबोर्ड आता है, वायरलेस माउस आता है, तो ये सब कौन से कंसेप्ट को फॉलो करते हैं? पैन को। हम अपने उस पे बैठे बैठे, बेड पे बैठे बैठे एसी का रिमोट से उसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं, टीवी के रिमोट से हम चैनल चेंज कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन कोई बड़ा सा वायर लेके तो स्टैब्लिश होता नहीं है, ये किसके थ्रू स्टैब्लिश होता है? इंफ्रारेड रेस के थ्रू स्टैब्लिश होता है। तो ये जो छोटे विद इन रूम जो कनेक्शंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो मैंने यहाँ पे देखो रेंज भी लिख दी है, ये रेंज आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब जो एक छोटे स्तर पर एक नेटवर्क जो बना होता है उसको हम बोलते हैं। मैंने लिखा भी है, ये मैक्सिमम रेंज है, और ये कहाँ तक होता है? विद इन अ लोकेलिटी। जैसे मान लो कोई स्कूल है, स्कूल की लैब्स जो कनेक्टेड है वो लैन से कनेक्ट होंगी, ठीक है। या फिर हम एक पर्टिकुलर गली की बात करें जहाँ पे मतलब ऊपर नीचे कुछ मुझे कनेक्शन देना है, तो वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद आते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से देख लेना है एक बार, क्योंकि पेपर में आ जाती है। अप टू 350 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मैन बोलते हैं। और ये कहाँ स्प्रेड होती है? विद इन अ सिटी। जैसे अगर मेरे को बोला जाए कि मुझे दिल्ली के जितने कंप्यूटर्स हैं उन सबको कनेक्शन देना है, तो वहां पर हम मैन यूज करेंगे। अगर मुझे बोला जाए कि भाई मुझे जयपुर के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो वहां पर वो कौन से टाइप का नेटवर्क होगा? मैन होगा। नेक्स्ट आता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अबव 350 किलोमीटर, मतलब अगर इससे ज्यादा का कनेक्शन है तो वो कहा जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है कि दिल्ली से जयपुर में एक हेड ऑफिस है, उन्हें आपस में कनेक्शन देना है, तो ये कौन से टाइप का नेटवर्क होगा? तो देखो, ये अलग सिटी है, ये अलग सिटी है, तो ये किस में आ जाएगा? आपका वैन में आ जाएगा। या फिर अगर आपको जापान से इंडिया को कनेक्ट करना है, तो ये भी आपका वाइड एरिया नेटवर्क में आएगा, क्योंकि ये तो अलग अलग कंट्रीज है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कितनी कितनी रेंज इसकी है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप लोग ये पॉइंट्स नोट कर लेना, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है कि एक स्कूल की लैब है, उन्होंने अपने सिस्टम्स को कनेक्ट किया है, 20 मीटर तक की डिस्टेंस है, तो आप बताओ कौन से टाइप का नेटवर्क है? तो आपको पता होना चाहिए लैन है। अगर वो आपसे बोले कि एक सिटी में, सेम सिटी में एक इस लोकेलिटी पे है और एक दूसरी लोकेलिटी में है, तो वहां पे हमें कौन सा कनेक्शन देना है? तो वहां पर आपका आ जाएगा मैन। अगर डिफरेंट सिटीज आए, डिफरेंट कंट्रीज आए, तो वहां पर आपका जो कनेक्शन है वो कौन सा हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइस। जो डिवाइसेस हैं, हम कौन कौन से डिवाइसेस की मदद से अपना काम करते हैं? तो सबसे पहले आता है मॉडम। आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, फुल फॉर्म्स आ जाती है कई बार एमसीक्यूज में। इसका काम क्या होता है? इट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल और डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, मतलब वाइस वर्सा। ये क्या करेगा? देखो, अगर एनालॉग सिग्नल्स में कुछ इस टाइप से है, तो ये इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा इस तरह से, ठीक है। और इट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस थ्रू इंटरनेट। अगर मुझे इंटरनेट का कनेक्शन देना है, तो वहां पर मुझे मॉडेम की जरूरत पड़ी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, डिजिटल सिग्नल है, एनालॉग में करा, डीमॉड्यूलेट करा, तो इसमें मतलब ये दोनों आपस में कन्वर्ट करते रहते हैं, और ये इस टाइप से आपको शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिपीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटर क्या होता है? Datas are carried in the form of signal over the cable. These signals can travel a specific distance. Signal lose their strength beyond this limit and become weak. In such condition, original signal need to be regenerated. कहने का मतलब है ये सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए यूज होती है। देखो, हम इसको इस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लैन थी ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी लैन यहाँ पर, लैन 1, लैन 2, ये L1 है, ये L2 है।
अब मैंने क्या किया, मैंने एक डिवाइस लिया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। चलो मैं इन दोनों को एक बड़ी लैन बना लेती हूँ। अब क्या होगा, जो मान लो यहाँ पर मोडेम अटैच्ड है, यहाँ पर जो फर्स्ट कंप्यूटर है इसके पास सबसे बहुत ही अच्छी स्पीड में नेटवर्क आएगा, इसके पास भी अच्छा आएगा, इसके पास भी आएगा। पर जैसे जैसे इसमें अटैचमेंट ज्यादा हो जाएंगी, वहां पर जो सिग्नल्स है उसकी जो है वो डिस्टोर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे थोड़ी कम स्पीड से आएगा। और जो दूसरी लाइन है वहां पे थोड़ा धीरे धीरे पहुंचना स्टार्ट करेगा, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होगा। तो जब हमारे पास सिग्नल ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पर हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं रिपीटर। अगर मैं यहाँ पे बीच में रिपीटर लगा दूंगी तो ये क्या करेगा, जो सिग्नल लॉस होने शुरू हुए हैं उनको दोबारा से एम्पलीफाई कर देगा, रीजनरेट कर देगा, जिससे जो दूसरी लाइन है उसकी कनेक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, वीक नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो, मतलब कि हमने क्या किया, अगर मेरे पास दो लाइन्स थी और मैंने दोनों को आपस में जोड़ा, अगर मैं रिपीटर यूज नहीं करूंगी तो मेरे पास एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी भी मैंने कंप्यूटर्स जोड़े हैं तो उसके शुरू के कंप्यूटर के पास बहुत अच्छे से सिग्नल्स आएंगे, पर जो लास्ट वाले हैं उनके पास नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि इन सबकी स्पीड एक जैसी हो, एक तरीके से काम करे, तो हम यहाँ पे बीच में एक डिवाइस लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपीटर, जो क्या करता है, सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रिपीटर। नेक्स्ट है आपका हब। हब क्या होता है? An Ethernet hub is a network device used to connect different devices through wire. Data arriving on any of the lines are sent out on all the other. The limitation of hub is that if data from two devices come at the same time, they will collide. ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब मैं आपको सिंपल शब्द में बताती हूँ हब क्या होता है। जो कंप्यूटर्स को जोड़ता है, मतलब कि एक ना इस टाइप का डिवाइस होता है और उसके पीछे ना बहुत सारे सॉकेट्स बने होते हैं ऐसे। अब मान लो मुझे 20 कंप्यूटर को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे और ये 20 के 20 सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हब और स्विच दोनों का काम सेम होता है, कंप्यूटर को जोड़ा। देखो यहाँ पे ये आपको बना के भी दिखाया गया है कि मान लो ये हब है, तो इन सबको जोड़ रही है, इसकी पावर इस टाइप का होता है ये। मतलब यहाँ पे आप फर्स्ट कंप्यूटर को जोड़ोगे, यहाँ सेकंड को जोड़ोगे, या थर्ड को जोड़ोगे, या फोर्थ को जोड़ोगे, तो आप इस तरह से अपना काम कर सकते हो। पर इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये कि जो आप डेटा ट्रांसफर करते हो वो पूरे पूरे सिग्नल्स पूरे जितने आपने एक लैन बनाई है पूरी लैन के पास जाता है, किसी एक के पास नहीं जाता, मतलब प्राइवेसी नहीं रहती। प्राइवेसी नहीं रहती क्यों? देखो पता क्या होता है, मैंने अभी आपको दिखाया कि वो इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। मान लो ये मेरी लैन है, ये लैन चल रही है और ये किससे कनेक्टेड है, हब से कनेक्टेड है। अब ये जो सिस्टम है इसको मान लो लास्ट वाले से बात, इसको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, F1 नाम की फाइल है, वो इसको शो करनी है। पर अगर ये लैन आपकी हब से कनेक्टेड है, तो इसका काम क्या है कि भाई इसने मुझसे फाइल मांगी है, तो ये क्या करेगा, सारे सिस्टम के पास ये फाइल भेजेगा, F1 F1 F1, मतलब जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है सबको देगा, उसके बाद जाके इसके पास आएगी। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे प्रिवेसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ, ये सबको पता चल गया। ठीक है, और अगर यही चीज स्विच से कनेक्टेड होती तो वहां पर टू द पॉइंट ट्रांसमिशन होता है, मतलब अगर ये लैन आपकी स्विच से कनेक्टेड है और यहाँ पर इसको फाइल भेजनी है, तो ये डायरेक्ट इसको भेजेगी, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि इन दोनों ने आपस में क्या लिया है क्या दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम किसी होटल में चेक इन करते हैं तो वहां पर बहुत सारे रूम्स होते हैं, रूम्स में सब में एक कनेक्शन दिया जाता है फोन का कि भाई चलो आपको जिससे बात करनी है आप उससे बात कर सकते हो। ठीक है, अगर वो फोन आपके हब से कनेक्टेड है तो क्या होगा, आप मान लो मैं किसी को कॉल कर रही हूँ कि मुझे इस रूम नंबर वाले से बात करनी है, तो ये अगर वो सिस्टम हब से कनेक्टेड होगा ना, तो मेरी जो कॉल है वो सारे रूम्स पे जाएगी, फिर एक एक करके बंदा पिक करेगा कि बताओ। अब मुझे अपने जिससे मुझे बात करनी है उससे पहुंचने तक टाइम लग जाएगा कि भाई मुझे एग्जैक्टली बात तो इससे करनी थी। बट वही चीज अगर स्विच से कनेक्ट होती है तो क्या होता है, टू द पॉइंट ट्रांसमिशन। मैंने बोला भाई मेरा पर्सन है वो इस रूम नंबर में इससे बात कराओ, तो वो मुझे मेरी कॉल को वही ट्रांसफर करेगा। तो कहने का मतलब यही होता है कि हब और स्विच दोनों कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं, बट वर्किंग मैनर इज डिफरेंट। हब क्या करता है, सबको शेयर कर देता है, स्विच क्या करता है, टू द पॉइंट ट्रांसमिशन कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमें कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम हमेशा यूज करते हैं हब या फिर स्विच। अगर वो आपसे पूछे कि स्मार्ट बिल्कुल टू द पॉइंट ट्रांसमिशन करना है तो हम स्विच बोलेंगे। अगर वो बोलेगा कि नॉर्मली
हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, हम इजीली हमें बस सिर्फ कनेक्शन चाहिए, तो वहां पर हम हब का यूज करते हैं। तो आपके एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड इज ऑल्सो नोन एज एनआईसी कार्ड। इट इज अ नेटवर्क अडेप्टर यूज टू सेटअप अ वायर्ड नेटवर्क। ये भी मतलब कार्ड इसी की तरह यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका RJ45 है, वो भी थोड़े कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है। इसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड जैक 45। आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये जो फुल फॉर्म है कई बार पूछ लेता है। इस टाइप का ये जैक होता है, रजिस्टर्ड जैक 45। ये 8 पिन कनेक्टर है दैट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली विद इथरनेट केबल फॉर नेटवर्किंग। ये इथरनेट केबल के लिए यूज होता है, नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। तो आप ये देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है राउटर। राउटर क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइजेस it and transmit it to other network. A router connect a local area network to the internet. तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर मैं जनरल बात करूँ ना, तो राउटर का नाम क्या होता है? रूट। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये क्या होगा? ROUT। इसका काम क्या होता है? रूट्स डिसाइड करना। मेरा जो डेटा है वो ट्रांसफर मैं करवा दी, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये शॉर्टेस्ट रूट देखता है कि भाई कैसे ये डेटा जल्दी से जल्दी इस सिस्टम के पास पहुंच जाएगा। तो ये काम होता है राउटर का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेटवे। मैंने बस बिल्कुल मेन पॉइंट्स लिखे हैं। इट कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क। इट कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क। ये सेम टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ब्रिज। और जो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है वो होता है गेटवे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लो एक लैन है, वो वायर्ड मीडिया से कनेक्ट है, मतलब किसी वायर से कनेक्ट, और एक लैन है जो वेव्स से कनेक्ट है, मतलब वहां पे वायर्स नहीं है। तो ये वायर्ड वाली है, ये वेव्स वाली है। मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे बीच में? गेटवे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप की लेंस है, और अगर दोनों वायर्ड वाली है, चाहे वो किसी भी वायर की बनी हो, तो वहां पर हम बीच में यूज करते हैं ब्रिज। आपको बस ये ध्यान रखना है। मेन पॉइंट सिर्फ यही है, दो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है और ये दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज क्या होता है? इट इज अ वे ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर। भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें कंप्यूटर जोड़ने हैं, पर हम कौन कौन से तरीके से जोड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। मतलब हम उसे कैसे कनेक्ट करें कि हमारा डेटा आराम से ट्रांसफर हो जाए। तो सबसे पहले क्या है? बस टोपोलॉजी। जैसे बस होती है ना, स्ट्रेट सीधी सीधी, उसी तरह से यहाँ पर कनेक्शन होता है। दूसरी है आपकी रिंग टोपोलॉजी। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे रिंग होती है आपकी सर्कुलर शेप में, तो कुछ इस तरह से हम सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं। थर्ड है आपकी स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं? एक सेंट्रल नोड को सर्वर बनाते हैं, और बाकी अलग अलग वायर से जितने भी कंप्यूटर जोड़ने हैं उसको जोड़ते चले जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये स्टार टोपोलॉजी है। बात करें ट्री टोपोलॉजी की, तो जैसे ट्री होता है जिसकी रूट्स होती है, फिर उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, फिर इनकी भी ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये इस तरह से आपकी ट्री टोपोलॉजी होती है। मैश टोपोलॉजी और फुली कनेक्टेड एक ही जैसे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना, और बहुत इफेक्टिव, मतलब मैं नहीं चाहती कि कहीं पे भी स्पीड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो वहां पर हम एक ही कंप्यूटर को बहुत सारी कनेक्शन दे देते हैं, सबसे जोड़ देते हैं अलग अलग तार से, इस तरह से, मतलब सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी है? मैश टोपोलॉजी। और ये तब यूज होती है जब हमें बिल्कुल हाई स्पीड में डेटा ट्रांसमिशन चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमारे पास, मतलब हम कॉस्ट भी आराम से पे कर सकते हैं, तो वहां हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं आपको बताती रहूंगी साथ में। ये बस टोपोलॉजी है, ये डायग्राम है। देखो यहाँ पर ये ना, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है? ये बस टोपोलॉजी में क्या होता है? जो सबसे आगे सिस्टम जुड़ा होता है, ये होता है सर्वर। सर्वर का काम होता है सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना, और जैसे जैसे हम ये जोड़ते चले जाते हैं, ये इससे डेटा लेता चला जाता है। तो यहाँ पर पहले वाला सर्वर होता है, बाकी सब इसके नोड्स होते हैं। नोड्स उनको बोलते हैं जो अपने डेटा के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर होती है, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं इसको इजी एक्सटेंड कर सकती हूँ। मान लो मुझे दो कंप्यूटर और जोड़ने हैं, तो मैं एक वायर लाऊंगी, इसको जोड़ सकती हूँ। तो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज क्या है? इजीली एक्सटेंडेबल।
हम इसको आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इजी टू अंडरस्टैंड, आराम से समझ में आ जाती है। और तीसरी बात क्या, मान लो मेरा एक ये नोट काम करना बंद कर रहा है, तो मेरे पीछे के कंप्यूटर भी आपस में काम करना बंद कर देंगे, तो मैं इसमें फॉल्ट डायग्नोज भी आसानी से कर सकती हूँ। बस अगर आगे का सिस्टम खराब होता है तो फिर पूरी लाइन खराब होती है, पर अगर बाद की जो वायर्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बस टोपोलॉजी में लीनियरली कनेक्ट होता है, ठीक है, सर्वर पे डिपेंडेंट होते हैं, और हम इसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, ये ना ज्यादातर ऑफिसेस में यूज होता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा काम रुके ना, किसी भी तरीके से काम ना रुके, तो वहां उसमें हम क्या करते हैं, ये बीच में सर्वर बनाया और सर्वर से कंप्यूटर्स जोड़ दिए। अब ये कनेक्टेड है सर्वर से, पर इनको आपस में ये नहीं पता कि ये दोनों काम क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं। जितनी सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी सर्वर के पास जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इफेक्टिव होता है ये। फॉल्ट डायग्नोज ईजी है, मतलब अगर ये सिस्टम फेल है तो हमें पता है कि भाई यही फेल है, बाकी तीनों काम करते रहेंगे। अगर ये फेल है तो बाकी के तीनों काम करते रहेंगे, ठीक है। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, फॉल्ट, इसकी डिसएडवांटेज है सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी। मतलब ये ज्यादातर इस पर डिपेंड हो जाता है। अगर सर्वर मेरा फेल हो जाएगा ना, तो मेरा पूरा का पूरा कनेक्शन ही फेल हो जाएगा, फिर हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी। ये अपने लिए, अपने डेटा के लिए इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, सेंट्रल नोड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं।